ये बातचीत आज व्हाइट हाउस में 15 अगस्त को बातचीत हुई थी पुतिन के बीच में और ट्रंप के बीच में। 3 दिन बाद जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में ये बातचीत, सीज फायर का आपको कितना चांस नजर आ रहा है? देखिए, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आप पिछली बार देखा था आपने कि कैसे जेलेंस्की को निकाल दिया गया था वर्चुअली मीटिंग के बाद, और उसके इस वजह से इस बार वो यूरोपियन लीडर्स को भी साथ में लेके आए ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट हो और एक प्रेशर हो। जो जेलेंस्की चाहते हैं कि टोटल टेरिटरी वापस कर दे रशिया, जिसमें क्रीमिया से लेके डॉनबास में जो 88% उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, और सूमी में और साथ में खार्किव में जो 400 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया है, या फिर खेरसो और ज़ेपोरिज़िया जो 3/4 हिस्सा उन्होंने अपने पास ले लिया है। टोटल 1,14,500 स्क्वायर किलोमीटर, 20% टेरिटरी जो यूक्रेन की है इस समय रशिया के पास है। वो चाहते हैं कि कोई टेरिटोरियल कंसेशन ना हो। यूरोप चाहता है कि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई भी समझौता ना हो, पूरा का पूरा रशिया खाली कर दे। ये तो होगा नहीं। 3.5 साल की लड़ाई के बाद जब रशिया ने 20% टेरिटरी ले ली और क्रीमिया को लिया था 2014 के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल है। और रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि नाटो ना ज्वाइन करे, जो बिल्कुल क्लियरली ट्रंप ने बोल दिया। दूसरा, क्रीमिया के बारे में भी ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन वो चाहते हैं डॉनबास, और डॉनबास में एक एरिया आता है स्लोवियांस्क, जिसका 50 किलोमीटर के करीब जेलेंस्की बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि वो ऐसी किसी भी शर्त को मानने वाले नहीं है, जमीन को वापस देने वाले नहीं है। बिल्कुल साफ कर चुके हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी जो प्रस्ताव रखा था। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, रिपब्लिकन पार्टी की हैं। पूर्णिमा नाथ जी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तो जरूर तालियां बज रही होंगी इस बात को लेकर, क्योंकि जो सोचा नहीं गया था अमेरिका की तरफ से, ट्रंप ने वो कर दिया है। लेकिन पुतिन के साथ मुलाकात में रेड कारपेट बिछा, सीज फायर का कोई हल नहीं निकला। आज उम्मीद की जा रही थी कि सीज फायर का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लग रहा है इसका कोई भी चांस आपको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कमिट किया था कैंपेन ट्रेल में कि 24 आवर्स में उन्होंने ये वॉर खत्म कर देंगे, और ये एक बार नहीं कहा, बार बार कहा, और ये बोले थे कि बाइडेन वॉर है, हमारा वॉर नहीं है। लेकिन आप 6 महीने के बाद अभी आप ये देख रहे हो कि पुतिन के साथ उन्होंने मुलाकात इसीलिए किया कि इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ये जो यूक्रेन का जो चाहत है ना नेटो में ज्वाइन करना, या तो रूसोफोबिया एक बना दिया गया है, यूरोप के साथ ऐसे डील किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ये बेसिकली वो रूसोफोबिया जो है ऑब्वियसली यूज्ड वेस्टर्न मीडिया का क्रिएशन है। और आज यूरोप जहां पे सिचुएशन है, उनके पास ना डिफेंस कैपेबिलिटी है, अभी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और उन्होंने जो डील किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, $750 बिलियन का प्रॉमिस लेके आए हैं। कहां से पैसा लाएंगे? बाद में यूरोपियन यूनियन उन्होंने भी क्लैरिफाई किया है कि वो जो प्रॉमिस किया है वो गवर्नमेंट फंड से नहीं आएगा, वो प्राइवेट फंड से आएगा। प्राइवेट फंड से उसमें उसका कोई गारंटी नहीं है। आप ये समझो, आज यूरोपियन यूनियन का जो सिचुएशन है यूक्रेन का, उससे भी बदतर सिचुएशन है, और यूक्रेन को यूज करा गया है अगेंस्ट रशिया। ये युद्ध लड़े, उनको फंडिंग किया गया है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, उनको यहाँ से $बिलियंस आर्म्स इक्विप किया गया है। आज यूक्रेन का जो हालत सिचुएशन आपने खुद सुना होगा। अभी जो रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग, फंडिंग भी चाहिए, इंटेल चाहिए, उनको ट्रूप ऑन द ग्राउंड चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? अब ऑलरेडी 5 मिलियन के हिसाब से आपके लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं। यूक्रेन इज लिटरली इन शैम्बल टुडे। अप्रैल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 2025 का जो डील हुआ था, मिनरल डील, उसमें अगर आप झांक के देखेंगे उसको आपको पता चलेगा कि वहां पे 50% प्रॉफिट आएगा नया ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स जो अमेरिका वहां पे खोदेंगे। तो इट्स नथिंग टू डू विथ एक्चुअली यूक्रेन रशिया, इट इज एक्चुअली कैप्चरिंग यूक्रेनियन रिसोर्सेस। आपको पता होगा कुछ दिन पहले रिक मैकॉर्मिक, हमारा रिपब्लिकन पार्टी की जो जॉर्जिया
इंडिया की जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने फॉक्स न्यूज का एक इंटरव्यू दिया था, वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था यूक्रेन का जो मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, अमेरिकन का जनरेशन तक उसको खिलाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट लैंड, दिस इज ऑल्सो अबाउट द रिसोर्सेस ऑफ यूक्रेनियन लैंड। तो ये जो है चाइना के पिवोट करने से पहले रशिया को खत्म करना चाहिए था उनको। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को भी साथ लेके मरने वाले थे प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये जो किया है ना, इंडिया को बार बार टारगेट करना, चाइना को टारगेट नहीं करना और बोलना कि इंडिया फंडिंग रशियन वॉर इज एक्सट्रीमली डिरेगटरी एक्चुअली। अभी यहाँ पे जो ज़ेलेंस्की आए, यूरोपियन लीडर भी आए, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप उनको ग्रीट नहीं किया, आपने देखा होगा, सिर्फ ज़ेलेंस्की को ग्रीट किया है। और ज़ेलेंस्की ना सूट पहना ना टाई पहना, सिर्फ ब्लैक जैकेट पहन के आया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की जो हार चुका है, प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है, और सारे यूनाइटेड स्टेट्स को, सारे के सारे पॉलिटिशियंस, वेदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, उनको सबको पता है। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा चालाकी से ये हैंडल इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं यूक्रेन को और रूस को। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विनय, आज एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात आगे इसी दिशा में बढ़ती है तो फिर बातचीत हो सकती है, त्रिपक्षीय बातचीत हो सकती है। क्या अमेरिका रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ला सकता है? राष्ट्रपति पुतिन ने वहां पर अलास्का में भी ये कहा था कि वो जब अगर डील तैयार हो जाती है जिस पर साइन करना है, वो मिलने के लिए तैयार है उसके साथ। तो अगर त्रिपक्षीय वार्ता होती है, मीटिंग होती है, ट्रंप करते हैं, तो इसका मतलब है कि डील तैयार है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बातचीत की अगर बात हो रही है तो जाहिर तौर पर यहाँ पे समझना होगा कि अगर बातचीत से ये रास्ता निकलता है तो सीजफायर का रास्ता भी निकल सकता है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एस सोई भी जुड़े हुए हैं। सर, आज यूरोपियन नेता भी वहां पर पहुंचे थे। आप ये समझते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन नेता एक ही पेज पर हैं इस पूरी वॉर को लेकर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं ये कहूंगा, एक शब्द में तो बोलना चाहूंगा कि नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है शांति और यूरोपियन यूनियन का जो यूरोप के देशों का स्टैंड है वो चाहते हैं कि बिना यूक्रेन के शांति की बात नहीं हो सकती। आप खाली रशिया के साथ शांति की बात नहीं कर सकते। और हमको एक हार्डर पोस्चर रखना चाहिए, यूक्रेन के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और साथ साथ यूरोप की भी सुरक्षा की गारंटी हो, क्योंकि उसके आगे अगर यूक्रेन के ऊपर खतरा रहता है तो यूरोप के ऊपर भी खतरा रहता है। तो यहाँ पर एक तो ये बात ही होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय में मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कूटनीति का सबसे कठिन समय है। एक तरफ रशिया है, उसकी अपनी डिमांड है, इधर से यूक्रेन है, इसकी अपनी डिमांड है, यूरोपियन यूनियन एक अलग डिमांड है जो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, यूक्रेन की डिमांड का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना, साथ लाना एक बहुत बड़ा काम है। मैं ये पिछली जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, मैं उसको फेलियर नहीं मानता हूँ, एक स्टेप फॉरवर्ड था, एक एक्सप्लोरेटरी मीटिंग थी। उसके बाद बिना इनके तो शांति की बात हो ही नहीं सकती थी, इनको तो लेना ही था। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर बात आगे बढ़ती है तो हम ट्राइपार्टाइट मीट यानी तीनों पक्षों को साथ रखेंगे, यूक्रेन। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से ट्रंप ने बात की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही थी तो अब ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। अब क्या बात हुई है कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें ये जरूर ट्रंप की ओर से कहा गया है कि अगर तब मैं प्रेसिडेंट होता तो जो ये पूरी वॉर शुरू हुई है ये शुरू ही नहीं होता, ये सिचुएशन ही नहीं आती। ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ये जो बाइडेन की वजह से बनी हुई है। जो बाइडेन भ्रष्ट राष्ट्रपति थे, ये आज ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और अब बड़ी बात आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई है और अब इसके बाद ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आज ज़ेलेंस्की के बीच में और साथ ही साथ
ट्रंप के बीच में जो मुलाकात हुई है वो रूस और यूक्रेन के बीच में एक निर्णायक मोड़ कि ये पूरी जंग किसी ना किसी तरीके से रोक दी जाए। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप की तरफ से सख्त लहजे में यह कह दिया गया था कि क्रीमिया का सपना छोड़ना होगा। इसके अलावा यह कहा गया था कि नाटो में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात अब जेलेंस्की को मान लेनी चाहिए। डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके भी छोड़ने होंगे, ये बात भी यूक्रेन को मान लेनी चाहिए। हालांकि इस बात को सिरे से खारिज करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति नजर आए थे, लेकिन आज जब यह बातचीत हो रही थी तब इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आज शायद यहां से शांति का रास्ता, इस युद्ध को रोकने का रास्ता निकल सकता है। फिलहाल बातचीत का निष्कर्ष क्या रहा है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से इस मुलाकात में कुछ बड़ी बातें कही गई है जो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरी बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी जेलेंस्की के साथ यह आखिरी मुलाकात नहीं है, इस पर आगे भी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल, और यहाँ पे बता दें ट्रंप की अभी बात नहीं हुई है। ट्रंप ने ये कहा है, ये ऐलान किया है जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कि वो कल पुतिन से भी बात करेंगे, सीज फायर को लेकर बात की जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बैल साहब, कई बार कहते हैं ना कि जो कई बार आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपका बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज वो एक्सप्रेस कर देती है। और आज ट्रंप जिस तरीके से गर्मजोशी से मिले, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ट्रंप अब चाहते हैं कि पीस डील हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं रशिया का और यूक्रेन का युद्ध को बंद करवा दूंगा, पर वो हुआ नहीं। अभी जेलेंस्की जो है वो उनका जो डावाडोल है पूरी की पूरी उनकी गवर्नमेंट, अगर ये पीस डील हो जाती है तो अगर उनको टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़ते हैं तो जेलेंस्की अगला इलेक्शन पक्का हार जाएंगे और उनके ऊपर जितने करप्शन के चार्जेस हैं वो शायद केसेस भी हो जाए। जेलेंस्की क्लियरली जानते हैं कि अगर पीस डील होती है टेरिटोरियल कंसेशन पे तो वो इलेक्शन अगला हारेंगे, उनको इलेक्शन करना पड़ेगा, हारेंगे। इस समय मार्शल लॉ चल रहा है। यूरोप क्या चाहता है? यूरोप को लगता है कि ये इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यूरोप को लगता है कि अगर हम रशिया जो उनका मेन थ्रेट है उसको अगर हम वीक करें इकोनॉमिकली और मिलिटरीली और हम फाइट करवाएं जेलेंस्की से यूक्रेन को। अभी यूक्रेन में लाखों की संख्या में जो उनके सोल्जर्स है वो मारे जा चुके हैं, 10 लाख के करीब दोनों साइड से, जो कि सिविलियन और सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। तो इतनी बड़ी तबाही हो चुकी है और यूक्रेन अंदर से भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। रशिया कभी भी नहीं मानेगा कि वो डॉनबास उसको ना मिले, डॉनबास लेके रहेगा। क्रीमिया और नाटो ना ज्वाइन करना तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया। आखिरी चीज जो वो चाहता था कि इलेक्शंस हो, क्योंकि उसने कहा था कि मूल कारण क्या है, वो मूल कारण अलग करने पड़ेंगे और मूल कारण दो ही हैं, नाटो ना ज्वाइन करे और दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इलेक्शंस हो। और इलेक्शंस उनको मालूम है कि जेलेंस्की हार जाएंगे, पर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो उनके नॉमिनी होंगे, क्योंकि वहां रशियन स्पीकिंग पीपल भी है, तो कहीं ना कहीं वो वापस पावर में आए ताकि एक लॉन्ग टर्म उनके साथ रिश्ते बेटर हो। ये जो बनाना चाहते थे बफर स्टेट यूरोपियन देश रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा उनका सपना। इसी वजह से यूरोप भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके। लेकिन ये एक ऐसी स्टेज है कि अगर अमेरिका हथियार देने बंद कर दे, अमेरिका आपको मालूम होगा 16% देता है नाटो का बजट और साथ में 2/3 डिफेंस के जो इक्विपमेंट और उसमें जो हिस्सेदारी उसकी है। तो अगर अमेरिका बंद कर देता है सपोर्ट करना तो ये वॉर पक्का बंद हो जाएगा कुछ समय के अंदर अंदर। बिल्कुल, देखिए विनय शुक्ला जी, ये बात आज ट्रंप ने कही कि वो यूक्रेन में चुनाव के लिए तैयार है। आपको लगता है कि जंग के हालात के बीच में ये चुनाव होने चाहिए, ये हालातों को सुधारेंगे और ज्यादा बिगाड़ देंगे? क्या लगता है आपको? बात यह है कि इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चुनाव हुए थे, तो चुनाव हो सकते हैं, पर यह है कि उसके लिए जो नीति बनानी है कि उसमें जो लोग यूक्रेन से बाहर चले गए उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, अपने लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए। अगर ये सब होगा तो हो सकता है, पर और अगर फैसला हो जाता है बातचीत का एकदम तो उसमें युद्ध विराम होगा भी, जरूर होगा, क्योंकि उस दौरान जो है वो चुनाव की तैयारी की जा सकती है। तो ये पॉसिबल है पूरी तरह से, पर वो जेलेंस्की नहीं चाहते हैं ये असल, क्योंकि वो ठीक कहा है कि वो हार जाएंगे।
ठीक है, सोई साहब, जिस तरीके से ट्रंप इस वक्त सेंटर में हैं, पहले उनकी पुतिन से मुलाकात और अब आज ज़ेलेंस्की से और भी तमाम बड़े अलग अलग विश्व के नेताओं से मुलाकात चल रही है, लेकिन ट्रंप इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ट्रंप की ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि वहां पुतिन से तो कोई ठोस जवाब मिला नहीं, कोई कमिटमेंट मिली नहीं, और अभी फिलहाल जो अभी मुलाकात का दौर चल रहा है, यहां से भी कोई ऐसी कमिटमेंट फिलहाल अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रिया जी, जिसको कहते हैं कि ट्रंप इस समय में साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिसको डिप्लोमेटिकली या कूटनीति का सबसे मुश्किल इम्तिहान है। रशिया की अपनी डिमांड, यूक्रेन की अपनी डिमांड। अगर यूक्रेन डिमांड मान जाता है तो ज़ेलेंस्की ताकत से बाहर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर हो जाएगा, उसे जमीन दे दी। लोग कहेंगे 3.5 साल आपने लड़ाई लड़वा ली, उसके बाद आपने जमीन भी दे दी और फिर शांति कर ली इस कंडीशंस पर। उसका फेस सेविंग कहीं ना कहीं कुछ किया है। रशिया की अपनी डिमांड है कि वो कह रहा है कि मैं लुहान, डोनबास और क्रीमिया नहीं छोड़ूंगा, और शांति गारंटी दोनों ही चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें, ऐसे में दोनों को आमने सामने लाना, एक टेबल पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उधर से यूरोपियन यूनियन अलग, यूरोप के देश अलग यूक्रेन के साथ खड़े हुए कि यूक्रेन मान लिए थोड़ा मानने की कोशिश करे तो वो कंफर्म कर देते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ है, तुम मत जाओ। तो ये बात इस समय में, पर मेरा ये मानना है कि इस समय में प्रेशर टैक्टिक्स ही काम आएगी, क्योंकि इसके अलावा शांति चाहते हैं दोनों, दिल में अपने अंदर ही अंदर शांति चाहते हैं। रशिया भी चाहता है और यूक्रेन भी चाहता है, यूक्रेन के लोग भी चाहते हैं। सब लोग मैं समझता हूँ परेशान हो गए होंगे इतने सालों की लड़ाई में, लेकिन शांति के लिए फेस सेविंग दोनों का किस प्रकार हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोनों की इज्जत भी बचे, शांति भी हो जाए। और मुझे ये लगता है एक सजेशन मेरी तरफ से, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था, कि कुछ हिस्से यूक्रेन को दे दिए जाए कि ठीक है भैया इतना कब्जा किया, थोड़ा रशिया छोड़ता है, थोड़ा ही आपको मिल जाता है, बाकी कुछ बड़ा पोर्शन लुहांस्क को, डोनबास का वो रख लेगा, क्रीमिया रख लेगा। तो कहीं ना कहीं एक बीच की बात रखते हुए अगर करेंगे तो ये होगा, जो कि शायद सभी के लिए अच्छा रहेगा। बीच का फॉर्मूला क्या हो सकता है पूर्णिमा नाथ जी? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन ट्रेल में उन्होंने प्रॉमिस किया था 24 आवर्स में ये युद्ध रुकवा देंगे। 24 एक बार नहीं बोला, बार बार बोला, हर कैंपेन ट्रेल में बोले। अब 6 महीना हो गया, उनसे ये काम हुआ नहीं, और बार बार जाके उनके प्रेस सेक्रेटरी से लेकर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्लस उन्होंने डिमांड कर रहा है हमें नोबेल प्राइज चाहिए। मुझे ये लग रहा है प्रिया जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक दिखाना है उनके बेस को कि मैंने करके दिखाया। तो ये सीज फायर नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली हमने पहले भी कहा था कि सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सीज फायर होने के लिए आपको दोनों पार्टी को एक साथ लाना है। ये कोई डिस्कशन, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, डिप्लोमेटिक कोई कन्वर्सेशन हुआ नहीं था। एक पार्टी थे और वहां पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी रशिया को मिला उनकी तरफ से, जो अपना बात अमेरिका को रखने के लिए। आप ये भी समझो कि अमेरिका इसमें बीच में क्यों है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अमेरिकाज वॉर, इट इज अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट रशिया। नहीं तो इसमें अमेरिका इतना उछल क्यों रहा है वो सीज फायर कराने के लिए? उनका क्या रिश्ता है इसमें, इस यूक्रेन के इस लड़ाई में? अगर सच में यूक्रेन का लड़ाई होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज यूएस रशिया वॉर। सेकेंड ऑफ ऑल यूएस इज इन्वॉल्व टोटली। उनके मैंने जो पहले कहा है, इट इज अबाउट द लैंड, रिसोर्स, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां पे जो मिनरल्स है, आपको जानते होंगे 20,000 मिनरल डिपॉजिट वहां पे यूक्रेन में है, उसमें से सिर्फ ऑलमोस्ट 2,800 में माइनिंग हो रही है। वो आपको सब जान के हैरानी होगी कि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अमेरिकन लोगों के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए बेसिकली। तो इसके मतलब ये बनता है कि बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी आर इक्वली सपोर्टिंग दिस वॉर। मेरे जो यहाँ की जो हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होती है, हमारी जो रिपब्लिकन सेनेटर है, सेनेटर रॉन जॉनसन, ही ऑल्सो सपोर्टेड दिस वॉर, एंड मैं उनके साथ अलाइन नहीं करती हूँ। नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ है, ये अमेरिका के लिए हुआ है, ऑब्वियसली आप जानते हो।
अब जो यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन करना, ये भी अमेरिका उनको उकसाया है, और रशिया के लिए फाइट करने के लिए अमेरिका उकसाया है, और ऑब्वियसली यूरोप तो है ही। बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको हुआ? यूक्रेन को हुआ, और उनके लोगों के लिए उनको लोगों के हुआ। लेकिन पॉलिटिकली यूक्रेन अभी है कहां पे? ऑब्वियसली अभी इलेक्शन होगा तो ज़ेलेंस्की हार जाएगा। और पिछले 3-3.5 साल से, पहले दिन से अमेरिका और वेस्टर्न जो नैरेटिव प्रोपेगेंडा चैनल्स है, यही हमें बता के गए हैं कि यूक्रेन इज विनिंग। अभी 3.5 साल के बाद there is no other option. Both the party know that it's actually Ukraine was losing from the day one. लेकिन at the end of the day हमें ये फीड करा गया है मैसेजिंग की तरफ से, प्रोपेगेंडा की तरफ से और नैरेटिव की तरफ से कि यूक्रेन वाज विनिंग, यूक्रेन इज नॉट विनिंग। तो ये जो सच बात है मैडम, इसको लोगों को जानना चाहिए, अपने तरफ से ये बात बोलना भी चाहिए कि US has lost this war, Ukraine has lost this war, and in this particular case Russia is on the right side of the history. Okay.